चुनाव खत्म, सरकार बन गई, शायद अब जम्मू कश्मीर है वापस राज्य का दर्जा पाने के लिए पूरी तरह से तैयार। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 4। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और बात आज करेंगे हम नए मुख्यमंत्री आज जम्मू में थे। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उमर अभी भी जम्मू में है, मगर जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उमर श्रीनगर पहुंच चुके होंगे। उनकी करीबन 6:45 बजे की फ्लाइट है, कमर्शियल फ्लाइट से ही वो वापस जाएंगे। सुबह वो स्पेशल स्टेट चार्टर से जम्मू पहुंचे थे। जम्मू पहुंचने के बाद सीधे वो गए शेर कश्मीर भवन, वहाँ एक अच्छी खासी स्पीच की, अपने वर्कर्स को एड्रेस किया और ये भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जम्मू के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का हल्का टॉन्ट जो है वो जम्मू के लोगों को किया। कहीं उमर की नाराज़गी जम्मू के लोगों से है कि आखिर जम्मू ने पूरा वोट बीजेपी की तरफ ही दिया और कांग्रेस और एनसी के जो कैंडिडेट्स थे वो जम्मू के प्लेन्स में डोगरा बेल्ट में नहीं जीते। मगर इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मुझ पे आरोप लगाते थे कि खानदान की सरकार बनेगी तो खानदान के लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो आप देखिए, मैंने मजबूरी में नहीं बल्कि जम्मू के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक हिंदू दिया है और वो मेरे परिवार से भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पवन जी, आज जम्मू में पहुंचने के बाद उमर अब्दुल्ला थोड़े मूड में दिखे थे, तो मजाकिया मूड में, हल्के से कहीं ना कहीं टॉन्ट, थोड़ा सा मेहने जैसे हम कहते हैं डोगरी में, ताने मेहने, वो जम्मू के लोगों को मारते हुए नजर आए। उसमें दो चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी जी। उन्होंने कहा, सड़ोत्रा साहब कह रहे थे कि उमर साहब जम्मू के लोगों में बहुत नाराज़गी है जी। तो कहता है नाराज़गी है तो ईवीएम पे क्यों नहीं दिखी? हाँ, वोटिंग में क्यों नहीं नजर? वोटिंग में क्यों नहीं दिखी? इसका मतलब है कि लोग नाराज नहीं है, लोग खुश हैं। लोग खुश हैं। अगर लोग खुश हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा एक बड़ा मुझे अच्छा जो लगा, उन्होंने कहा कि जनाब हम इलेक्शन लड़ते लड़ते थक गए। पहले इलेक्शन हारी, कहता मेरा तो बिल्कुल बुरा हाल था। हाँ। मैं तो बुरी तरह से हार गया था, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीती। कहता वो जो टेन्योर पिछले 5 साल का है ना, कहता लोग मेरी बातों का सलाम का जवाब उन्होंने खास तौर पे जो मुकलियो कहा ना, उन्होंने बोला, और ये इशारा पवन जी उनका जनता पे नहीं था, ब्यूरोक्रेट्स पे था। उमर अब्दुल्ला ने, मुझे याद है 2 साल पहले भी एक यूट्यूबर को एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने उसमें कहा था कि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। उनका जिसका पता चले कि सरकार आ रही है उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, और जो जा रहा कहते हैं हाँ तो ये जो आप बात बता रहे हैं पूरी तरह बताइए कि ये बहुत सही बात उन्होंने कही आज। देखो मुझे बड़ा इंटरेस्टेड सा लगा। कहता जनाब मैं तो थक गया हूँ, इलेक्शन लड़ते लड़ते लोकसभा के इलेक्शन में मेरा तो बुरा हाल हुआ जी। जो भीड़ मेरे पीछे होती थी, उमर साहब आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, वो सबने वोट पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं। तो कहता वही स्थिति थी कि 5 साल जिनको सलाम करते थे वो जवाब तक नहीं देते थे, और अब पिछले 3 दिन से मैसेज कर रहे हैं। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून, सर लंच किया नहीं किया, सर कुछ भेजें खाने के लिए, शाम को भेजें कुछ खाने को। तो कहता ये जो जमात है ना ये खतरनाक है। उमर ने एक बार पहले भी ये बात कही थी कि जनाब बीच में 2-3 ईद तो ऐसी आई कि मुझे 4-4 लोग भी विश करने वाले नहीं थे। तो कहता नहीं, अगर उनको पता चलेगा मेरी सरकार बन सकती है तो लाइन लगी होती है, जनाब ईद का गिफ्ट देने आए हैं, ईद की मुबारक ले लीजिए। ये जरूरी नहीं उम्र के साथ, सबके साथ ऐसा। वो इसको हंस के बता रहे थे। आप जिस चेयर पे बैठते हो, आपके पास जो लोग डेली सुबह शाम दोपहर को सैल्यूट करने आते हैं या मिलने आते हैं, आप चेयर से हटे नहीं, उन लोगों ने आपको अपनी साफ सी बात है, पावर को सलाम है। पावर को सलाम है, जो पावर में है उसको सलाम है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन है, इसको भी सीखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें करते हैं। आज की खास उमर अब्दुल्ला ने खास तौर पे जो 2 बातें कही कि खानदान को आगे मैं नहीं बढ़ाया, और खास तौर पे उन्होंने एक और बात कही कि हर बार कोalition में मजबूरी होती है डिप्टी सीएम देना। इस बार मेरी मजबूरी नहीं थी डिप्टी सीएम देना, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी सीट्स नहीं थी कि वो डिप्टी सीएम मांगते, और जम्मू से उनके नेता जीते नहीं थे। तो मैंने सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिंदू इसलिए दिया कि जम्मू को डू शेयर देना चाहता था। तो आज कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि मैं जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी या नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि जैसे ही मैंडेट मिला तो पहला बयान यही था कि ये मत सोचिए कि हमें कश्मीर से ज़्यादा सीटें मिली हैं, जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उनको उनका पूरा हक मिलेगा। और आप देखिए कि मैंडेट क्या मिल रहा, उनके पास तो पूरा आंकड़ा था, उनको इंडिपेंडेंट चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, तो सरकार बना सकते थे। 6 लोग कांग्रेस के थे बिल्कुल, बाकी उनके अपनी ही पार्टी के रेबल थे, वो तो आने ही आने थे साथ, तो आंकड़ा पूरा था। लेकिन उन्होंने
सतीश को लेकर ये बता दिया कि मैं जम्मू के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। मैंने इंडिपेंडेंट को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। हाँ, मतलब एक सीट वाले को सीधे लाकर भी कैबिनेट में डाल दिया और 3 विभाग भी दे दिए बड़े। तो आज एक दूसरी बड़ी खबर आज दोपहर में आई, जब उमर अब्दुल्ला अभी जम्मू में थे, कश्मीर राजभवन से एक खबर आई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के उस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया है जिसमें उन्होंने स्टेटहुड वापस लाने की बात कही थी और अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा रखा था। सभी कैबिनेट ने मंजूरी देके एलजी साहब को भेजा था और एलजी साहब ने उसको मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब है रास्ता कहीं ना कहीं स्टेटहुड वापस आने का साफ होता जा रहा है। अब उसी रेजोल्यूशन को लेकर उमर अब्दुल्ला 22 या 23 अक्टूबर को दिल्ली जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपॉइंटमेंट उन्होंने ली हुई है, उनको मिलकर यह रेजोल्यूशन सौंपेगी और फिर केंद्र सरकार जब चाहेगी एक ऑर्डर से ही स्टेटहुड वापस हो जाएगा। तो पवन जी, ये हम लगातार पहले भी अपने दर्शकों को हम ही सबसे पहले ये बता रहे हैं कि जल्दी भी हो सकता है रास्ता साफ अगले 10-20 दिनों में ही, तो लग रहा है कुछ ऐसा। देखिए, अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर सरकार की पहली कैबिनेट बैठक का पहला फैसला जिसे पहला रेजोल्यूशन जिसे अप्रूवल मिल गया और ये मुझे लग रहा है कि रास्ता क्लियर हो गया है। अब बहुत जल्द जो है ये डेट जो है कोई भी आ सकती है, कभी भी ये फैसला आ सकता है डीवाई चंद्रचूड़ के जाने से पहले कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बहाली का रास्ता दे देते हैं। तो जम्मू कश्मीर स्टेट का बनना यानी कि वापस पुनर्राज्य का गठन होना, अब रास्ता जो है एक खुल गया है एक तरह, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन लाया, एलजी ने उसको अप्रूव कर दिया। और आपको हम ये बता दें, जो लोग हमारे रूटीन में व्यूअर्स हैं, रूटीन में हमें देखते हैं, खास तौर पे जो हमारी चुनावी चालीसा और अब सरकारी चालीसा रूटीन में देखते हैं, उनको पता है सबसे पहले आपके अपने चैनल द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ से ही ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि बहुत जल्दी स्टेटहुड अनाउंस हो सकता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, अब केंद्र सरकार के ऊपर है। अगले खबर की बात करते हैं तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जम्मू में थे, वो कल शाम को जम्मू पहुँच गए थे। सबसे पहले माँ बावे वाली का आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि जब मैंने चुनाव लड़ने जाना था तो भी मैं बावे वाली माता के दर्शन करके गया था। उसके बाद वो आज सुबह ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा चले गए, जहां भव्य स्वागत सुरेंद्र चौधरी का हुआ और नौशहरा से वो शाम को बाय रोड श्रीनगर चले जाएंगे। परसों सोमवार को सभी विधायकों का शपथ ग्रहण भी होना है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अच्छा खासा बड़ा स्वागत नौशहरा। बिल्कुल जी, देखिए, जीतने के बाद जब डिप्टी सीएम बनने के बाद वो पहली बार वहाँ पहुँचे, बावे वाली माता के दर्शन करके सीधे नौशहरा गए। नौशहरा में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने वहाँ पर लोगों से ये भी कहा कि मैं डिप्टी सीएम नौशहरा का नहीं हूँ, मैं पूरी स्टेट का हूँ। अब मुझे आपसे नौशहरा वाला मत कहिए, मैं पूरी स्टेट को देखूंगा और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर तबके की, हर इलाके की बराबर की तरक्की हो। और उन्होंने ये भी कहा कि उमर साहब का सपना भी यही है, उनका उद्देश्य भी यही है कि जम्मू डिवीज़न के साथ साथ कश्मीर डिवीज़न का बराबर के काम हो, ताकि कहीं पर भी कोई उंगली ना उठा सके कि जहाँ पर काम नहीं हो। और एक और ख़ास बात पवन जी इसमें यह है कि मैं आज देख रहा था एक पुरानी फिगर की पहली बार राजौरी पुंछ से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया है। हाँ, नहीं तो इससे पहले जब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते थे या कठुआ जिले से होते थे या जम्मू से। हाँ। पंडित मंगतराम शर्मा भी कठुआ से आते थे और जम्मू से जीते डिप्टी सीएम बने। निर्मल सिंह भी वहां से बने, बीच में मुजफ्फर हुसैन बेग बने, वो कश्मीर से आए। राजौरी पुंछ के एरिया को पहली बार एक इतना बड़ा ओहदा जो है स्टेट में वो मिला है, तो ये भी उनके लिए, राजौरी या पुंछ के लिए बड़ी बात है। और अब बात प्रोटम स्पीकर की। प्रोटम स्पीकर के रूप में आज शपथ दिला दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुबारक गुल को। मुबारक गुल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, 7वीं बार वो भी विधायक बने हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बाइट भी दिया, उन्होंने कहा कि बहुत चैलेंजेस हैं हमारे सामने, मगर चैलेंजेस को धीरे धीरे हम पूरा करेंगे। और बड़ी बात है, जब सरकार बन गई है तो अब लोगों के कामकाज भी होंगे और असेंबली का बिजनेस कैसे चलना है वो देखा जाएगा जब परमानेंट स्पीकर बनेगा। मगर जो हमारे पास खबर आ रही है, सुबह हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि अब्दुल रहीम राथर स्पीकर बन सकते हैं, मगर बीच में खबर ये आई है कि राथर साहब ने अपनी तरफ से पार्टी को स्पीकर बनने से मना कर दिया है, सेहत का हवाला देते हुए। 80 वर्षीय राथर ने कहा है कि वो अब केवल विधायक बन के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम देखना चाहते हैं और पार्टी का काम देखना चाहते हैं। और हो सकता है कि शायद पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मेजॉरिटी में है, उन्हें किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं है, शायद वो मुबारक गुल को ही एज ए कन्फर्म स्पीकर कर दे। देखिए, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अब्दुल रहीम राथर जिस तरह से कह रहे हैं कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, 80 वर्ष उनकी आयु भी है, लेकिन जिस ढंग से वो काम करते हैं, जिस ढंग से वो अभी बोल रहे थे, चल रहे थे, मुझे लग रहा है पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस 1-2 महीना उनको रखना चाहेगी, क्योंकि शुरुआत में एक बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति चाहिए। उसके बाद मुबारक गुल को भी ला सकते हैं, नहीं तो एक और खबर भी है कि शायद वो CPIM के तारागामी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस चेयर के काबिल हैं,
आप भी वो भी छठी बार शायद जीत कर आए हैं पुराने नेता। नहीं, बात मैं सुलझे हुए हम दोपहर को भी इसी मसले पे बात कर रहे थे कि नेता पुराना भी हो, अच्छा होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस होता है। दूसरा, उसका स्वभाव कैसा है, शांत स्वभाव के लोग चाहिए जो मसले को टैकल कर सकें, लोन की तरह ताड़-फाड़ वाले नहीं। तो अब खबर बीजेपी से। आजकल बीजेपी की खबरें कम होती हैं, मगर हम कोशिश करते हैं अंदर से बात करके कुछ ना कुछ निकले। तो बीजेपी से खबर 2-3 हैं। एक तो यह है कि बीजेपी ने अभी तक अपने डिप्टी स्पीकर का नाम फाइनल नहीं किया है। बीजेपी के काफ़ी सीनियर नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि अभी उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया कि आप अपना डिप्टी स्पीकर दीजिए। तो जब आएगा वो अपना नाम बैठक करके ऑलमोस्ट नाम फाइनल किए हुए हैं, तो हम नाम दे सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि बीजेपी के सभी विधायक सोमवार को शपथ लेने के लिए तो जाएंगे ही, साथ बीजेपी ने अपने ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट सत शर्मा को भी डिप्यूट किया है कि वो सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, यानी कि वहां पहुंचेंगे श्रीनगर में। और उसके बाद 22 या 23 अक्टूबर को लीडर ऑफ ऑपोजिशन का चुनाव हो सकता है। तो पवन जी, थोड़ी सी स्लो चल रही है बीजेपी। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुनने में भी थोड़ा विपक्ष में है। अब जो भी डायरेक्शंस आनी है ऊपर से आनी है जी, क्योंकि जहां पर जो जम्मू कश्मीर भाजपा का नेतृत्व है, वहां का कोई भी फैसला अब सीधा ऊपर से फैसला उनको आएगा, वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि शायद शपथ लेने के तुरंत बाद एक बैठक करके उसमें ये दोनों चीज़ें चुन सकते हैं, डिप्टी स्पीकर भी और CLP भी, क्योंकि आगे फिर समय पड़ जाएगा। उसके बाद चुनाव के लिए 2 प्रभारी भी नियुक्त हो चुके हैं, प्रहलाद जोशी और तरुण चुग, तो नाम तो शायद फाइनल हो गया होगा, लेकिन मोहर लगनी बाकी है। डिप्टी स्पीकर के लिए अभी बैठक होगी। उसमें जो पार्टी के प्रधान हैं, एक वर्किंग प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट, दोनों को और साथ में तमाम जो नेतृत्व है उनके बीच बैठ के फैसला हो सकता है। ऐसा हमने तो हम खबर चला दी है कि 2 लोग हैं, सलाथिया साहब, SS सलाथिया जो सांबा से जीते हैं, और चंद्र प्रकाश गंगा जो बीजेपी से, दोनों में से किसी एक का नाम आ सकता है। पवन जी, एक और बात है, कहीं ना कहीं आपको लगता है बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाना? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी तैयारी थी डोगरा CM को लाने के लिए, और उस तरह का पूरा एक वेव चल चुकी थी, एडवर्टाइजमेंट भी उसी तरीके से थी। लेकिन रजौरी पुंछ का जो समीकरण था वो सारा खेल बिगाड़ गया। अगर रजौरी पुंछ से 4-5 सीटें निकल आती और उधर PDP की 4-5 सीटें आ जाती, जहाँ इंडिपेंडेंट 1-2 आ जाते, तो मुझे लग रहा था कि सरकार का दावा ठोक देते। तो उस चीज़ से अभी बीजेपी उबर नहीं पा रही जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जोर भी रजौरी पुंछ में लगाया था, और वहाँ पर पार्टी प्रधान का ही हार जाना कहीं ना कहीं फिर थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं। तो चलिए, त्योहारों का सीजन है, उम्मीद है कि त्योहारों में आप सबके भी जीवन खुशियों से भरा रहे और वापस सियासत भी हमारी खुशभरी हो और स्टेटहुड का दर्जा वापस मिले। ये सबकी मांग है, और यही एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसे जम्मू के लोग भी उतना ही चाहते हैं जितना कश्मीर के लोग, क्योंकि अपने आप में ही स्टेटहुड का दर्जा होना एक बेहतर बात है, और उस चीज़ पे सरकार आगे बढ़ भी रही है। तो आज की सरकारी चालीसा में इतना ही। कल जो कुछ खास रहेगा वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे प्रोग्राम्स को शेयर ज़रूर करते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।